नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आई हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 की 78 लाख पेंशन भोगियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। अब एक ही झटके में बढ़ जाएगी आप सभी की पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी यहां पर हो चुकी है। तो किस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 78 लाख लोगों की जो पेंशन है वो बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो इसकी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। वहीं दोस्तों बात करने वाली हैं पेंशन भुगतान व ईपीएस 95 कॉर्पस निवेश और सदस्यों के अंशदान पर आ रही है आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। तो आखिरकार पेंशन के भुगतान को लेकर, ईपीएस 95 कॉर्पस के निवेश को लेकर और सदस्यों से जुड़े अंशदान को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के मेंबर्स है, पेंशन धारक है या फिर कर्मचारी है, तो 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद ही जरूरी खबर आ चुकी है। जहां दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो इन दिनों बड़े बदलाव करने वाला है। इन बदलावों से 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए उन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। ओआरपी पेंशन में संशोधन को लेकर, ओआरपी का बकाया एरियर को लेकर अब सभी के लिए लोकसभा से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन बकाया और एरियर भुगतान को लेकर अब सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री ने अब सभी पेंशन भोगियों के लिए क्या जवाब दिया है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ईपीएस 95 की 78 लाख पेंशन भोगियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। अब एक झटके में बढ़ जाएगी आप सभी की पेंशन। तो दोस्तों इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी अपडेट है जिनकी सैलरी ईपीएफ में कटती है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का समय दिया है। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समिति ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। कर्मचारी पेंशन योजना की समिति ने इस संबंध में नोटिस दिया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश में आंदोलन किया जाएगा। देशव्यापी संघर्ष समिति ने इस संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्री को भी पत्र लिखकर कहा कि पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन की राशि इसमें बहुत ही कम है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा भी सीमित है। इसकी वजह से पेंशन भोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है। पत्र में कहा गया कि अगर 15 दिनों के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई तो देश भर में आंदोलन होगा, जिससे रेल और सड़क परिवहन को रोका जाएगा। इसके अलावा सामूहिक भूख हड़ताल जैसे प्रदर्शनों की भी चेतावनी आप सभी के लिए कर डाली है। जहां दोस्तों समिति वास्तविक वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन भुगतान और नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते की घोषणा की मांग कर रही है। इसके लिए समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के फैसलों का भी हवाला दिया। ईपीएस 95 पेंशन की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका संचालन ईपीएफओ करता है। इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक और 78 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी है। कर्मचारी पेंशन योजना के कई फायदे हैं। ये तो ये इसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तय है। इसके अलावा अगर खाताधार की काम के दौरान मौत हो जाती है तो उनके जीवन साथी को ये पेंशन मिलती रहती है। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को मूल पेंशन का 50% मिलता रहेगा। इसके अलावा उनके बच्चे भी इसमें सुरक्षित है। खाताधारकों की मौत के बाद उनके जीवन साथी को मिल रही पेंशन का 25% बच्चों को मिलेगा। ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना में बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन भी मिलती है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है। साथ ही श्रम मंत्री को बड़ा पत्र दिया है
जिसमें 15 दिन का समय दे दिया गया है। अगर न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी दोस्तों एनएससी ने यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय को दे दी है और इसको लेकर बड़ा नोटिस आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े अगले बड़े अपडेट की बात करें तो पेंशन भुगतान व ईपीएस 95 कॉर्पस निवेश उसके साथ साथ सदस्यों के अंशदान को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों का कहना है कि पेंशन का भुगतान ईपीएस कॉर्पस में निवेश और सदस्यों के अंशदान को शामिल करके उत्पन्न आय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसे में सदस्यों के अंशदान को कैसे वापस किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सांसद को तथाकथित रूप से जानकारी नहीं दी गई। यदि मूलधन वापस किया जाना है तो ये पेंशन योजना नहीं हो सकती। ये वार्षिकी योजना होनी चाहिए, जहां अधिकांश मामलों में वार्षिकी पेंशन से बहुत कम हो सकती है। उसके बाद ईपीएस के उस हिस्से का वार्षिक योजना में परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे लाभार्थियों की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को मूलधन लौटाने की गारंटी हो। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की शुरुआत से पहले मौजूद सदस्यों के हितों और रक्षा के लिए आवश्यक थे। दूसरे शब्दों में ईपीएस वृद्धि बहुत ही अधिक आवश्यक है क्योंकि उच्च और गारंटीकृत ब्याज और इसकी चक्रवर्ती प्रकृति है। कर्मचारी पेंशन योजना द्वारा उत्पन्न आय ईपीएफ की तुलना में बहुत ही कम है। सदस्य के विकल्प पर 40% कोष को निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए और 60% अनिवार्य रूप से वार्षिक योजना में जाना चाहिए। उच्च पेंशन के लिए नियोक्ता के अंशदान को भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए और साथ ही सरकार के अंशदान को भी बढ़ाना चाहिए। वेतन और मुद्रास्फीति की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना का पैसा केवल सरकार के पास नहीं, इसके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों और इक्विटी में एक छोटा सा हिस्सा निवेश किया जाता है। साथ ही वो कहते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना उन लोगों के लिए कम फायदेमंद है जो लंबे समय तक कर्मचारी पेंशन योजना में बने रहते हैं, जैसे कि 20+ साल, क्योंकि उन्होंने ईपीएस में उपलब्ध चक्रवर्ती प्रभाव का लाभ ईपीएस में नहीं मिलता। ये बात मेरे दिमाग से तुरंत आई है। यह अंतिम नहीं है लेकिन संशोधन के अधीन आप सभी के लिए बताई जा रही है, यानी कि तमाम तरह के जो कयास प्रयास है वो पेंशन धारक हाल फिलहाल में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर जो है ओआरओपी पेंशन और बकाया एरियर के भुगतान को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने इसको लेकर बड़ा जवाब आप सभी के लिए दिया है। वहीं दोस्तों यूपीएस लागू होने से राज्यों पर बढ़ेगा। पुरानी पेंशन योजना के सिस्टम के तहत यूपीएस सिस्टम 4 यहाँ पर जो है राज्यों के लिए कैसे दबाव बढ़ेगा, तो इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि कई राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र इसकी घोषणा कर चुका है और अन्य राज्यों की घोषणा यहाँ पर आधारित लग रही है। यूपीएस की घोषणा से पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे कई राज्यों ने एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दबाव में आने की आशंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का मानना है कि यूपीएस लागू करने से भी राज्यों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। यूपीएस लागू करने पर राज्य सरकारों पर एनपीएस की तुलना कर्मचारियों के पेंशन फंड में अधिक वित्तीय योगदान करना होगा। एनपीएस में उन्होंने कर्मचारियों के वेतन का 14% पेंशन फंड में देना, यूपीएस में यह योगदान बढ़कर 18.5 हो जाएगा, जबकि कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की निर्धारित पेंशन नहीं थी। यूपीएस में कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना अनिवार्य होगा। अगर पेंशन फंड में सरकार इस शर्त को पूरा नहीं कर पाई तो उसके अलग से बजटीय प्रावधान करना होगा। यूपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी के अलावा भी ठीक ठाक राशि मिलेगी। पीआरएमएस के मुताबिक यहाँ पर जो है चुनावी रेवड़ी की वजह से राज्यों को वित्तीय स्थिति से पहले ही नाजुक यहाँ पर दिखी हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष में कर्नाटक ने सिर्फ महिलाओं के खाते में 28,000 करोड़ रुपए की मुफ्त डाल दिए हैं। महाराष्ट्र में इस मद के सालाना 46,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं इन राशि को घर के सामान के लिए खर्च कर देती है, जिसकी मांग का सृजन भी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आप सभी के लिए बात करें तो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के लागू होने से राज्यों पर और भी अधिक दबाव पड़ने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।